आज हम बात करेंगे संसद में शुरू हुए 3 दिन के विशेष सत्र की, जो बजट सत्र के विस्तार के तौर पर बुलाया गया है। और इस सत्र का फोकस है देश की राजनीति और लोकतंत्र को नया आकार देने वाले 3 अहम विधेयक। पहला, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक। और 2026 सरकार का दावा है कि इन विधेयकों का उद्देश्य है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं में 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को तेज करना है। आपको बता दें कि मंगलवार को 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सांसदों के बीच इन विधेयकों का ड्राफ्ट साझा किया था। वहीं गुरुवार को यानी कि 16 अप्रैल को विशेष सत्र की शुरुआत हुई और लोकसभा में तीनों बिल पेश किए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ कानून नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि यह फैसला देश के लोकतंत्र के हित में है और ये किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य को नया आकार देने के लिए है। और ये कदम 25-30 साल पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सदन में माहौल पूरी तरीके से सहमति वाला नहीं रहा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि यह विधेयक असल में परिसीमन से जुड़ा हुआ है। तो वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी का रुख पहले ही स्पष्ट है और वो केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत बताया कि ये तो असंवैधानिक है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चला रही है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। जाति जनगणना का फैसला पहले ही लिया जा चुका है और सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है। और बिल पेश करने के प्रस्ताव को 207 वोट मिले हैं, जबकि 126 वोट विरोध में रहे हैं और मतदान के दौरान 86 एनडीए सांसद अनुपस्थित रहे हैं। वहीं लोकसभा में बहस के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया था, जिसमें से जरूरत पड़ने पर 18 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है इस समय को। वोटिंग कल शाम 4 बजे होगी और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विधेयक महिला आरक्षण को वास्तविक रूप देगा या फिर परिसीमन और राजनीतिक गणित की जटिल बहस बन करके रह जाएगा। और क्या इससे संसद और राज्यों की राजनीति का जो समीकरण है वो बदल जाएगा? इन्हीं सवालों पर आज के प्राइम टाइम डिबेट हम करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं संसद में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा गया। आप भी सुनिए। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 23 साल पहले जिसने भी विरोध किया
तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। Sir, this actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको एक मिनट मैं दे रहा हूँ। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना, मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा। भूमि परिसीमन वर्सेस महिला आरक्षण, इस मुद्दे पर आज दिन भर चर्चा हो रही है सदन में और 3 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया है इसीलिए। और इतना ही नहीं, आज पहला दिन था जहां पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मौजूद रहे। खुद सदन में कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। सभी सांसदों की मौजूदगी में इस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें की हैं जो कि याद करने वाली। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाह रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि यह बिल महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, इसको बिल बना करके पारित किया जाए और ये जल्द से जल्द पास हो जाए और पूर्ण बहुमत के साथ पास हो, ये कहा है पीएम मोदी ने। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे इसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए,
अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका क्रेडिट दे सकता हूं, आप ले लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस महिलाओं को सशक्त बनाना है। इतना ही नहीं, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो चुकी है। और इसके साथ ही परिसीमन एक और मुद्दा है जिस पर चर्चा हो रही है और इसका असर आने वाली राजनीति में पड़ेगा, क्योंकि अगर बात की जाए राजनीतिक दृष्टिकोण के जरिए, राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए, तो यूपी और साउथ की जो राजनीति होती है उसमें बहुत फर्क होता है। यानी कि यूपी, एमपी, राजस्थान, यहाँ की राजनीति और जो साउथ की राजनीति होती है वहाँ बहुत असर होता है और परिसीमन का असर वहाँ देखने को जरूर मिल सकता है। तो चलिए करते हैं प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत। ज्योति खंडेलवाल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईश भारद्वाज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट में। था ना कांग्रेस का, वो आ गया। जी सदाम जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, अभी वो जुड़े नहीं हमारे साथ। जो है वो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, वो कनेक्ट हो रहे हैं अभी, इसलिए डिले किया है। अच्छा जी। सबसे पहले मैं ईश भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगी, मैं चर्चा की शुरुआत आपके जरिए ही करना चाहूंगी। ये पूरा बिल जो 3 दिवसीय विशेष सत्र जो चलाया जा रहा है, जिस पर चर्चा होने वाली है इन तीनों विधेयकों पर, इस पर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बातें रखिए और बताइए पहले। ईश भारद्वाज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ईश भारद्वाज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो क्रेडिट पॉलिटिक्स या क्लैरिटी कहां मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और महिला आरक्षण बिल पर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिल लागू हो। ईश भारद्वाज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ईश भारद्वाज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो इस पूरे जो विधेयक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो विशेष सत्र बुलाया गया है 3 दिवसीय, इस समय इस विधेयक की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार ने और कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी प्लानिंग के तहत ये चीजें सामने आई हैं और बीजेपी ने ये सोच करके ही इस टाइम पे इस विधेयक को लाने की बात कही है और इसको महिलाओं के हित में करके कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घेरा है विपक्ष को, कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खैर, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ज्योति खंडेलवाल नेता बीजेपी और सद्दाम हुसैन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं ईश भारद्वाज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का हमारी इस प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले मैं ईश भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगी और जो हो रहा है देश में, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो विशेष सत्र बुलाया गया है 3 दिवसीय, इसको लेकर के मैं आपका पक्ष और राजनीति के लिहाज से मैं जानना चाहूंगी। ईश भारद्वाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं सद्दाम जी आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के लिए यह बिल असंवैधानिक है, आपको लग रहा है कि बिल असंवैधानिक, और कहीं ना कहीं आप लोग टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो आखिर क्यों? और अगर असंवैधानिक आपको ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम लग रहा है, तो फिर आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको प्रक्रिया से दिक्कत है? कुल मिला के दिक्कत कहाँ है आप लोगों को, सद्दाम जी? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना हुआ है चर्चा का विषय। एक और बीजेपी से महिलाओं को सशक्त करने का एक और माध्यम बता रही है, महिलाएं सशक्त होंगी ये भी कह रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस का कहना है टाइमिंग गलत है। आप राजनीतिक लाभ के लिए आप ये सब चीजें कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप लाभ लेना चाहते हैं आगामी चुनाव में। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं टेंशन तो है जो कि दिख रही है, क्योंकि देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के गले की हड्डी भी बनी हुई है ये बिल, कि अगर वो इसे उगले या निकले। क्योंकि देखिए अगर वो इसका विरोध करते हैं तो आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं बीजेपी को और सरकार को, खुद पीएम मोदी को थाली में परोस करके मुद्दा दे देंगे जिस पर राजनीति होगी और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये काम आएगा। और अगर इसका वो समर्थन करते हैं तो उनको इसका डर है कि अगर हम इसका समर्थन करते हैं और हमारे समर्थन से अगर बहुमत से ये बिल सदन से पास हो जाता है, लोकसभा से और फिर राज्यसभा से, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ बीजेपी उठा लेगी। जिस तरीके से बीजेपी को क्रेडिट चुराने का आरोप बीजेपी पर ये लोग लगाए हुए हैं, कांग्रेस के लोग, विपक्षी लोग, और लगातार इनका आरोप रहा है कि बीजेपी तो सिर्फ फिता काटने का काम करती है, सब कुछ तो हमारे टाइम का किया कराया है। खैर, क्रेडिट तो राजनीति में लेना सबसे बड़ी बात है और ये हर कोई करता है, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि देश के लिए कौन सोच रहा है? क्या हर कोई अपने राजनीति चमकाने की बात सोच रहा है या देश के लिए भी कोई सोच रहा है? सवाल तो यही है। देखना यह है कि क्या कुछ सामने आता। फिलहाल ये 3 दिवसीय विशेष सत्र जारी है। पहला दिन था सत्र का आज, और कल 2 और फिर परसों तीसरा दिन है। उम्मीद है कि इन 3 दिनों में ये विधेयक पेश होगा और उसके बाद अधिनियम बनेगा। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं सीधा रुख करूंगी ईश भारद्वाज जी। आपको मेरी आवाज आ रही है ईश भारद्वाज जी? हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ईश भारद्वाज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। 3 दिवसीय विशेष सत्र, विपक्ष कह रहा है कि राजनीति हो रही है, टाइमिंग गलत है, जानबूझ करके राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन पक्ष का कहना है कि हमें तो आम जनता की फिक्र है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है ईश भारद्वाज जी? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2029 यह जो निर्णय ये गवर्नमेंट करने जा रही है, ये वैदिक गरिमा और आधुनिक प्रगति का सुंदर संगम है। और इसके बाद जब ये अधिनियम पूरी तरह लागू हो जाएगा, मैं कहता हूं कि ये भारतीय इतिहास में पहली बार संसद पूरी तरह बदलने जा रही है। 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके अंदर 543 सीटें अभी हैं, वो सीटें 816 हो जाएंगी, जिसमें से 273 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं राज करेंगी।
तो ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है और देश की आधी आबादी को जो एक अधिकार दिया जा रहा है वो हमारे बिल्कुल देश के हित में है, हमारी महिला शक्ति के हित में है, मैं यही कहूँ। बिल्कुल ठीक है। सद्दाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता है सद्दाम जी, मैं उन तक आऊंगी और उनसे जवाब लूंगी। सद्दाम जी, सवाल यह है कि कांग्रेस इसको असंवैधानिक बता रही है इस बिल को, तो आप लोग अगर आपको इस बिल से दिक्कत है तो पहली बात तो दिक्कत क्यों है, ठीक है, क्या आपको प्रक्रिया से दिक्कत है, टाइमिंग से दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो फिर समर्थन क्यों? सद्दाम जी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को महिला आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के आरक्षण के लिए समर्थन करती आई है और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है। वर्ष 2023 के अंदर जब महिला आरक्षण आया था उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था और वो कानून बनके भी वो संविधान का हिस्सा है। तो कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगाना कि वो महिला आरक्षण का विरोध करती है, ये न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस बिल की आड़ के अंदर जो परिसीमन किया जा रहा है और जो चुनाव क्षेत्रों का जो परिसीमन किया जा रहा है और इसके अंदर 2011 के जो जातिगत आंकड़े हैं उसके अंदर ओबीसी है, महिलाएं हैं, ओबीसी है, महिला है, आदिवासी है और अन्य जो दलित साथी हैं उनका जो हिस्सा है उसको सरकार उनको बांटने का काम कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी इसको कभी स्वीकार नहीं करती। मैं इनको बताना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है, सर्वप्रथम पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं के अंदर आरक्षण की अगर किसी ने पहल की थी महिलाओं के लिए तो वो स्वर्गीय भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का विजन था, उनकी देन थी। उन्होंने 64वें और 65वें संविधान संशोधन 1959 के अंदर ये पहल की थी। उसके बाद में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने 1974वें और 75वें से जो संविधान संशोधन हुआ 1993 में, तब महिलाओं को 33% जो आरक्षण का प्रावधान नगर निगम पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करते हैं कि नगर निकाय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देने से महिलाओं की राजनीति के प्रति जो अभिरुचि है उसमें अभिवृद्धि हुई है और महिलाओं के अंदर राजनीति के प्रति जन जागरूकता आई है। बस एक मिनट, ज्योति मैम आप अपने आप को, ज्योति जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी बोलिए सद्दाम जी। जी, प्रधानमंत्री जी भी प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने से महिलाओं की राजनीति के प्रति जो जन जागरूकता है उसमें अभिवृद्धि हुई है और साथ में महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर राजनीति के अंदर भाग भी लिया है। तो जब प्रधानमंत्री आपको पता है आप इतिहास से लेकर वर्तमान की बात कर रहे हैं और बखूबी आप हर बार अपना कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर। लेकिन एक बात आपको पता होगी, अगर सदन में देख लिया जाए तो लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से हर बार महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम होती है। कांग्रेस क्यों फिर महिलाओं को इतनी कम टिकट देती है? क्या आपको फिर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, फिर महिला नेताओं की कमी है कांग्रेस में? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को बीजेपी है जहां उनकी महिला नेता हर बार दम भरती हैं और कम उम्र की महिलाओं को या प्रधानमंत्री जो बनी थी वो हर बार कांग्रेस बीजेपी मौका देती है। पार्टी से ही बनी थी, महिला थी। भारत की पहली राष्ट्रपति जो बनी थी वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से बनी थी और भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जो बनी थी कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से बनी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ सद्दाम जी, क्योंकि वर्तमान की स्थिति आप बेहतर जानते हैं अपनी पार्टी की। जी, वर्तमान के अंदर भी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर नगर निकाय पंचायती राज संस्थाओं को जो परिसीमन हुआ उसके अंदर सत्ता के प्रभाव में आकर और जन भावनाओं के विपरीत और नियम विरुद्ध जिस तरीके से परिसीमन किया गया उस परिसीमन पर जनता ने आक्रोश व्यक्त किया। काफी लोग राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर गए, याचिका दायर की और राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि आप ये जो नियम विरुद्ध परिसीमन किया है इसको आप दुरुस्त करो और सही करो। उसी कारण से ये चुनाव में विलंब हो रहा है। उसी की तर्ज पर केंद्र की जो सरकार है वो लोकसभा और विधानसभाओं का इस तरीके से परिसीमन करना चाहती है कि इनको आसानी से सत्ता है वो प्राप्त हो जाए। ये इन्होंने जो पिछले चुनाव में नारा लिया था आपकी बात 40 पार 400 पार, सद्दाम जी देखिए, सद्दाम जी आप मुझे समझाइए, सद्दाम जी आप मुझे एक बात समझाइए। आपने कहा बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बीजेपी कैसे ले लेगी जब एक कोई कानून बन रहा है, संविधान में संशोधन होगा,
पास होगा लोकसभा से, राज्यसभा से वो विधेयक बकायदा, तो उसमें बीजेपी कैसे लाभ ले लेगी? क्या आप ये मान के बैठे हुए हैं कि आगामी आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आप लोग हार जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और इसका लाभ उनको मिल जाएगा? कैसे इतने अपने हार को लेकर आप लोग आश्वस्त हैं, क्यों? जिस तरीके से केंद्र की सरकार राजनीतिक प्रभाव के अंदर और अपने लाभ के उद्देश्य से जिस तरीके से जो परिसीमन करने जा रही है विधानसभाओं का और लोकसभा का, इससे निश्चित तौर पे ये सिद्ध होता है कि वो आसानी से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। अगर आप ये विधेयक लेके आए हो, जब पश्चिम बंगाल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर चुनाव जब समाप्त हुआ, उसके बाद में जो सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई जा रही थी, सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। जब आप इतना बड़ा प्रस्ताव लेके आ रहे हो तो क्यों नहीं विपक्ष के जो दल है उनसे आप चर्चा करते, उनसे परामर्श करते, उनसे सुझाव लेते और सबकी बात सुनने के उपरांत आप सबको साथ लेके चलते। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। मैं ज्योति जी के पास जाना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा यही है कि टाइमिंग पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्यों आप लोग इस समय, आप लोगों ने क्यों ये समय चुना कि 3 दिवसीय विशेष सत्र लाया जाए और एक बिल लागू कर दिया जाए? और कहीं ना कहीं भले प्रधानमंत्री इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट तो जाएगा ही बीजेपी खाते में ही। ज्योति जी, देखिए इसमें तो क्या बात है, जब प्रधानमंत्री जी एक अपने विजन के साथ नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आ रहे हैं, उसे लागू करवा रहे हैं, उनका ये प्रयास है कि 2028-29 में ही इसमें महिलाओं को इसका लाभ मिल सके, तो जो व्यक्ति जिस विजन के साथ काम कर रहा है, जो पार्टी जिस विजन के साथ काम कर रही है, उसको श्रेय मिलेगा। अब अगर आप आज भी विपक्षी दल अगर कुछ बहाने बना करके इस बिल के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आधी आबादी उनको जवाब देगी इस बात का। इसमें क्या बात है, ये तो राजनीतिक बात है। जिसकी नीयत दिखाई दे रही है महिलाओं के लिए कि महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ तुरंत जल्दी से जल्दी मिल सके, बहुत ज्यादा इंतजार किया है महिलाओं ने, कोई कम समय नहीं हुआ है ये। इतने लंबे समय इंतजार करना, इतने लंबे समय तक अपने हक को पाने के लिए संघर्ष करना, अपने हक के लिए बार बार केवल लोक लुभावन बातें होती रहना और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर देना, ये सब कुछ हमने बहुत कुछ देखा है ये सब। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज क्यों नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आज क्यों नहीं। और जैसे ही बात आती है, हाँ हम नारी शक्ति वंदन बिल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को ये लेकिन इफ बट किंतु परंतु आज की तारीख में नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, नारी शक्ति वंदन बिल से नारियों को एक मौका मिल जी। ज्योति जी, आपके साथ नेटवर्क इश्यू हो रहा है। महेश भारद्वाज जी, आपके पास आना चाहूंगी। मिला है जी, तो निश्चित रूप से उसका फायदा हुआ है, तो आज संसद में और विधानसभा में क्यों नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसलिए अपनी पुरुष मानसिकता को पीछे छोड़ करके ये बहाने हटाना बंद कीजिए, ये किंतु परंतु लेकिन ये वो एक बात ये भी है ना कि इस बिल से अगर ये लागू हो जाता है आरक्षण, तो इससे दोनों को फायदा होगा। दोनों क्या, हर पार्टी को फायदा होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी। क्या लगता है? बिल्कुल, ये बिल मुझे लगता है कि किसी जाति, धर्म, वर्ग, यहाँ तक कि किसी दल का किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बिल महिलाओं के लिए है। महिलाओं को इसमें पॉलिसी मेकिंग के लिए एक हम यूं कहें कि संसद में जाने की भूमिका मिलेगी, नीति निर्धारक की भूमिका में आएंगी। और जो विकसित राष्ट्र की जब हम बात दे पाएंगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसके लिए क्यों हम जो है कि इसके लिए क्यों बार बार इतने प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं जहां महिलाओं के हक की बात आती है। क्यों कहीं ना कहीं कुछ बहाने खोजे जाते हैं कि जिससे कि ये बिल ना मिले, इसका लाभ तुरंत ना मिल सके। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो पार्टियां जो है जो कई बोलती है हाँ हम करना तो चाहते हैं, लेकिन मेरी तो समझ से परे है। इसलिए मैं तो बिल्कुल ये मानती हूँ कि एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक सोच, और अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है या विपक्षी दल ये मानते हैं कि हाँ हमको महिलाओं को मौका देना चाहिए, तो इसमें एक मुझे लगता है क्यों क्रेडिट लेने का मौका देना चाहते हैं? आप खुद आगे आकर के कहिए कि हाँ हम भी ये चाहते थे जल्द से जल्द लागू हो, तो क्रेडिट सबको मिलेगा, किसी एक को कैसे मिल सकता है? इसलिए क्रेडिट की लड़ाई आप शुरू कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज्यादा जो है कोई बहाना बनाने की या कोई चेंजेस करने की कोई जरूरत। 2028-29 से महिलाओं को लाभ मिल रहा है और उसे मिलना चाहिए। ये हर महिला की इच्छा है, देश की आधी आबादी की इच्छा है, और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक होंगे।
जी बिल्कुल, सकारात्मक परिणाम होंगे, उम्मीद तो यही है। ईश भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। मैं चाहूंगी कि एक बार परिसीमन को लेकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर आप अपनी बात रखिए और ये बताइए, क्योंकि परिसीमन है और जिस तरीके से आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार, इधर की राजनीति दक्षिण की राजनीति से बेहद अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और कहीं ना कहीं जो वादे और दावे यूपी बिहार में आप कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल तक में आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप दक्षिण में नहीं कर सकते हैं। वहां की राजनीति के लिए आपको एकदम पटल वहां का एकदम अलग हो जाता है, आपकी प्लानिंग अलग होनी चाहिए। और परिसीमन, इसका कितना असर होगा, बताइए। देखिए, मैं पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो परिसीमन हो रहा है ना, ये 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, जिन राज्यों में अभी 1 या 2 सीटें हैं, उन राज्यों को छोड़कर लगभग लोकसभा की संख्या जो सीटों की है वो 50% तक बढ़ जाएगी। और 84वां संशोधन 2001 में अटल बिहारी जी के टाइम से पेंडिंग है। सरकार ने उस समय इसको 2026 तक के लिए बैठ कर दिया था और अब समय सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए 2026 में इस डिलिमिटेशन के लिए इसको लाया गया है। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, ये पहले से पेंडिंग है। अच्छा, इसमें जो बड़ा डर दक्षिण भारतीय राज्यों का है ना, उसमें उनको लगता है कि परिसीमन होने से जनसंख्या के आधार पर उनका जनप्रतिनिधित्व घटेगा, जबकि प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि उन राज्यों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका किसी तरह से नुकसान नहीं होगा। अगर ये बिल पास होता है तो मैं कहूंगा कि 2029 में इतिहास में भारत का जो लोकसभा चुनाव होगा ना, ये सबसे अलग होगा, क्योंकि 273 सीटों पर संसद में एक साथ महिलाएं बैठेंगी और यह चुनाव महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को यह चुनाव बदल के रख देगा। और दूसरी चीज में कांग्रेस के भाई साहब जो हमारे साथ बैठे हुए, मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, 33% जो हम सरकार ये देने वाली है अभी, अब ये सीटें तो आपको भी उतनी सीटों पे महिलाओं को चुनाना पड़ेगा और दूसरी लोगों को भी। अब आप जब चुनाव लड़ाओगे तो प्रतिनिधित्व तो जनता देगी। अगर आप जनता की नजर में अच्छे हैं तो जनता आपको प्रतिनिधित्व देगी, नहीं है तो फिर आपको नहीं देगी। तो इसमें चिंता का विषय ही नहीं है। और रहा डिलिमिटेशन का, तो उसमें वो जरूरी है, क्योंकि कब तक उसको पेंडिंग करेंगे। आज लोकसभा क्षेत्र इतने बड़े हो गए हैं कि एक सांसद को, इतने बड़े लोकसभाओं को, इतने जो जनसंख्या घनत्व बढ़ा है उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और फिर आप देख रहे हैं कि 2001 से पेंडिंग है, 26 साल अब निकल चुके हैं इसके लिए, तो अब समय भी इसका खत्म हो रहा है। तो सरकार को ये बिल तो लाना ही लाना है, तो सरकार इस बिल को लाएगी और इस पे काम होगा, ये जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, ये कदम जो 73 और 74 में संविधान संशोधन की भावना को जो आगे बढ़ाता है, जहां पंचायती राज में, जैसा भाई साहब ने भी जिक्र किया, पंचायती राज और नगर निकाय में के स्तर पर जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया आरक्षण के आधार पे, तो उसका सकारात्मक परिणाम आया। उसमें से बहुत सारी महिला नेताएं निकल के आई और महिलाओं को घर से बाहर निकल के जन सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब महिलाओं को यह अवसर लोकसभा और विधानसभा में भी अगर आरक्षण के हिसाब से मिलेगा, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में पेश हुआ था, उस समय किसकी सरकार थी। अब दशकों तक इसको पूरा पारित नहीं किया गया। ये दर्शाता है कि जो, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं एक स्पष्ट उसमें बोलता हूँ, जब 1996 में ये चीज हुई थी तो आपको उसी समय राजनीतिक शक्ति बड़ी रखनी चाहिए थी, आपको ये पास कर देना चाहिए था, मौका था। 2010 में राज्यसभा में पारित होने के बावजूद इसको क्यों लंबित किया गया? इस समय भी आपके पास अवसर था। लेकिन अब जो प्रेजेंट में सरकार है, वो उसके पास बहुमत भी है, वो सरकार अच्छा भी करना चाह रही है और आज देश के जनमत की ये मांग भी है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं समय के हिसाब से। जी बिल्कुल। सदाम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिसका जिक्र ईश जी कह रहे थे, मेरा सवाल भी वही है कि 30 साल पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने बयान में, संबोधन में इसका जिक्र किया लोकसभा में। तो सवाल आपसे यही है कि 30 साल पहले जब ये बिल आया था, या फिर आपकी सरकार इतने लंबे समय तक, कांग्रेस की सरकार थी, देश पर राज किया, आप लोगों ने सरकार चलाई और कहीं ना कहीं नो डाउट आपके जो नेता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, वो काबिले तारीफ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या ऐसी कमी रह गई जिसको आकर के बीजेपी छोटे छोटे कामों को कह सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि वो फीता काटने का काम करते हैं, लेकिन वो काम कर दे रहे हैं, नाम ले जा रहे हैं, आपको उस बात का बुरा लग जा रहा है कि अरे ये तो हमारे टाइम का काम था, ये कर करके क्रेडिट ले जा रहे हैं। तो जब आपके समय में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 30 साल पहले आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं इस बारे में कि महिलाओं को भी उनका हक दिया जाना चाहिए? सद्दाम जी, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं में आरक्षण देने का
प्रयास किया था और प्रावधान भी किया था। 96 दूसरी में बात मैं आप आपको बताना चाहूंगा, वर्ष 2023 के अंदर जब महिला आरक्षण के लिए जी। जो विधेयक आया तो वो सर्वसम्मति से पास हुआ। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, समर्थन किया। आज वो संविधान का हिस्सा है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहूंगा, वर्ष 2023 से ये मांग उठ रही है कि जो महिला आरक्षण है उसमें ओबीसी की जो महिला है उनके लिए भी प्रावधान किया जाए, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। तो सरकार को इस मुद्दे पे भी अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 40 मिनट के अपने संबोधन में सदन में सिर्फ इन 3 बिलों के बारे में चर्चा की है, लेकिन जो विपक्षी दल है और अन्य जो दल है उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनके जो मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री ने उनकी ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया, उनसे कोई परामर्श नहीं किया, उनसे कोई चर्चा नहीं की। आप इतना बड़े निर्णय देश राष्ट्रीय स्तर पे लेने जा रहे हो तो क्यों ना आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, क्यों ना आप सभी दलों से चर्चा परिचर्चा करते। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिशमन करने जा रहे हो तो इसके अंदर आदिवासी जो क्षेत्र है और जो दलित क्षेत्र है और जो ओबीसी वर्ग है उन सबको चिंता है कि कहीं न कहीं हमारा जो राजनीति के अंदर जो हिस्सा है वो हिस्सा कम नहीं हो जाए। तो प्रधानमंत्री को इन सब मुद्दों पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो स्पष्ट करनी चाहिए। साथ में आप जब सदन के अंदर बोल रहे हो तो विपक्ष की जो साथी है उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो प्रश्न है उनको भी आप ध्यान आकर्षित करें, उनकी ओर भी संज्ञान लें और उनपे अगर कोई आवश्यक हो तो उसको इस विधेयक के अंदर उनको लागू भी करें ताकि देश के अंदर एक जी बिल्कुल सदाम जी, आपने बहुत सही बोला, लेकिन एक जवाब बस दे दीजिए। मैं सवाल पूछ रही, सवाल मेरा यही है कि 30 साल पहले कांग्रेस क्या कर रही थी, बस जवाब दे दीजिए इसका। कांग्रेस पार्टी ने 30 साल से नहीं, हमेशा से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो काम किया नजर है। नहीं आया सदाम जी। को- आप अपने पार्टी की महिला नेताओं को देख लीजिए, जैसा आपने नाम गिनाया तो आप 1-2 महिलाओं का नाम गिना रहे हैं, लेकिन आप उन सभी महिलाओं को आप भूल जा रहे हैं। जब एक और आप बीजेपी को देख लीजिए, आप बोलते हैं कि ये क्रेडिट ले रही है, लेकिन इनके पार्टी में, इनकी कार्यशैली में वो साफ तौर पर नजर आता है जिस तरीके से इनके पार्टी की महिलाएं मुखर होकर के अपना पक्ष रखती हैं। और कहीं ना कहीं खुद, चाहे वो बिहार में मैथिली ठाकुर का नाम हो, चाहे फिर स्मृति ईरानी का नाम हो, बड़े स्तर पर नाम आता है। और खुद आपके राजस्थान में दिया कुमारी, हर ओर से बीजेपी की ओर से महिलाएं मुखर होकर आगे रही हैं, लेकिन कांग्रेस में वो चीज देखने को मिलती नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा है, लेकिन उनको भी वो जिम्मेदारी दी नहीं जाती है जिसकी वो काबिल है। कहना गलत नहीं होगा सदाम जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए अभी महिलाएं कांग्रेस पार्टी में चाहे राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, हर चुनाव के अंदर महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। आज हमारे सामने ज्योति जी खंडेलवाल एक योग्य नेता है, मैं इनको स्वीकार करता हूँ, योग्य नेता के रूप में इन्होंने काफी संघर्ष किया है। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी में थी तो उनको मेयर बनाने का जो काम किया वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो ये अवसर भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान लेकिन किया वो है। आपको नहीं लगता सदाम जी वो समय के साथ खत्म होती जा रही है? सदाम जी आप एक बार इस एंगल पे सोचिएगा। आपको नहीं लगता कि इंदिरा गांधी से जो कांग्रेस शुरू हुई थी, प्रियंका गांधी वाड्रा के समय में, वो कांग्रेस में वो चीज, वो छवि, वो चमक दिखती नहीं है? सदाम जी गलत नहीं होगा, आप भी इस पे सोचेंगे जरूर। जिस तरीके से आप ज्योति जी का अगर कर रहे हैं, ज्योति जी तो एक नाम हो गई थी कि आपने इनको दिया, मेयर बनाया, जो भी किया, आप उसका क्रेडिट फिर आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर देश के लेवल के राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात की जाए तो वहां पे कांग्रेस में महिलाओं की भारी कमी है, या आप बेहतर जानते हैं, मुझसे समझ रहे हैं आप इस बात को। खैर समय बहुत कम है, मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगी। आज जब चर्चा हो रही थी सदन में तो आपके 86 विधायक कहाँ थे, क्यों एब्सेंट थे ये लोग? एक बार आप विपक्ष को पत्र लिख के बुलाते हैं, चर्चा के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन सामने आप मौका दे देते जहां आपके 86 विधायक सांसद गायब रहते हैं। देखिए, मैं आपको बात निश्चित रूप से बताऊं, बीजेपी जो पार्टी है वो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के पूरी तरीके से गंभीर है। और प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है कि 2028-29 में ये जो चुनाव उसमें 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये कह देना कि आज क्यों किए जा रहे हैं या कल क्यों किए जा रहे थे, कितनी गंभीरता है, आपको पूरी तरह से गंभीरता भी नजर आएगी। और जो काम होना है उसे आज क्यों नहीं किया जाए, मुझे समझ में नहीं आता।
और जो बात अभी सद्दाम जी ने कही कि हाँ मौका मिला, मैं जीते, अरे भाई मैं भी जीतू। महिला आरक्षण की वजह से ना, आज महिला आरक्षण की वजह से बहुत सारी महिलाएं अगर सरपंच बनी है, पार्षद बनी है, मेयर बनी है और उनकी नेतृत्व क्षमता निखर करके सामने आई है और उन्होंने काम करके दिखाया है, तो वही काम अगर विधानसभा और लोकसभा में अगर होता है तो फिर आप किंतु परंतु क्यों लगाते हैं? आपको बाकी सबकी चिंता है लेकिन महिलाओं की चिंता नहीं है। अरे जब आप महिलाओं की चिंता करेंगे तो ओबीसी की, एससी, एसटी, दलित वर्ग की या आदिवासी क्षेत्रों की सबकी चिंता खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन आप बाकी सबको तो बात के बारे में बात करें और महिला आरक्षण के बारे में जब बात हो तो आप उसमें कहें कि नहीं लेकिन इसमें तो ये हो रहा है, इसमें तो ये परिसीमन हो रहा है, लेकिन ये तो ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब की जरूरत नहीं है। और जहां तक परिसीमन की बात है, परिसीमन तो ड्यू था ही, ऐसा तो नहीं कि परिसीमन कोई पहली बार हो रहा है, पहले भी परिसीमन हुआ है, उसके बाद परिसीमन जो है वो ड्यू चल रहा था और परिसीमन को होना ही है। तो जब जिस काम को होना है, समय बहुत कम है। जो डिले सवाल मैंने पूछा था उसका मैं चाहूंगी दर्शक भी उस जवाब का इंतजार कर रहे। सवाल यही था कि 86 विधायक आपके सांसद कहाँ थे? आपको जब सांसद है सबकी उपस्थिति आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसमें बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी साफ नियत से इस नारी शक्ति वंदन बिल का लाभ महिलाओं को 2028-29 में हो सके, महिलाएं विधानसभा और संसद में पहुंच सके, 33% भागीदारी के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके, पॉलिसी डिसाइड कर सके, इस बात के लिए कटिबद्ध है। इसलिए आपको उसकी गंभीरता में कहीं कोई कमी नजर नहीं आएगी, कहीं ठीक है, नजर नहीं। बिल्कुल। लास्ट एक मैं आप सभी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीति चमकाने का एक जरिया बना हुआ है या वाकई में नारियों को सशक्त करने के लिए ये पार्टियां और खुद बीजेपी तैयार नजर आ रही है? सबसे पहले ईश भारद्वाज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये राजनीति चमकाने का तरीका तो नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर आप हमारे पुरानी संस्कृति में भी जाएंगे तो महिलाओं को बहुत अधिकार दिए हुए थे और आधुनिक भारत के इतिहास में भी देखेंगे ना आप तो भी महिलाओं का नाम आपको मिलेगा। तो अब जो ये अधिनियम लाया जा रहा है, और इससे पहले जब पंचायत में छोटे निकायों में जगह दी गई, उससे बहुत सारी महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आई और उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया और वो सफल भी रही। तो अब ये अधिनियम इसलिए जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को, अगर 80 महिलाएं हैं संसद में, अच्छा एक सबसे बड़ा फायदा और है, जहां महिलाएं हैं वहां पे करप्शन आपको कम मिलेगा। संसद का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, महिला जहाँ है वहां करप्शन इतना नहीं है। तो अगर आप करप्शन को जीरो टॉलरेंस में लाना चाहते हैं तो भी आप महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व दें और महिलाओं की क्षमता को डेवलप करें। और मैं तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई है ना, इतनी सारी योजनाएं चलाई है, सुकन्या समृद्धि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और के मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री मातृ योजना, अब इतनी सारी योजनाएं इन्होंने चलाई है, लखपति दीदी योजना। अब अगर हम कांग्रेस के बैक में जाके देखते हैं ना दूसरी पार्टियों ने, तो उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी योजना नहीं दी, तो वो नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अब अगर नारी शक्ति देश की, अगर आज किसी पार्टी को अगर ज्यादा संख्या में सपोर्ट कर दे, उसके पीछे इतनी सारी योजना है, इतना सारा सपोर्ट है। ये तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, दूसरे दलों को, कि भाई हम महिलाओं के लिए क्या करें। अब आप महिलाओं की जब बात आती है तो हम उसको ओबीसी में, हम उसको और आरक्षणों में उधर की तरफ डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, जबकि अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है ना, उस पे बात करने की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा, ये अधिनियम बहुत अच्छा आ रहा है और डिमिलिटेशन की भी बहुत जरूरत है देश के अंदर, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। 2011 से अब आप देखिए इतना टाइम हो चुका है, 96 में कब कितनी चीजें आई, 2011 में क्या हुआ, अब 2026 चल रहा है और इतनी जिम्मेदारी विधायकों की और उनकी बढ़ गई है। किसी आप विधानसभा का देखें तो 3.5 लाख की पॉपुलेशन है। अगर उसको हम नहीं इधर उधर करेंगे, उसमें विधानसभाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी। राजस्थान में आज 2 विधानसभाएं, अगर वो 280-300 नहीं होंगी तो काम कैसे होगा? जनप्रतिनिधि अपना काम कर नहीं पाएगा। तो वो भी संख्या ज्यादा है। समय कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगी भारद्वाज जी, सद्दाम जी के पास मुझे भी जाना है। बिल्कुल सद्दाम जी बताइए। जरूरत है। बिल्कुल सद्दाम जी आप बताइए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी एक सवाल आपसे एक और मैं ऐड ऑन कर देती हूं। इस बिल को आपका समर्थन है, कांग्रेस का समर्थन है? भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की आड़ के अंदर और सस्ती लोकप्रिय प्राप्त करने का जो प्रयास कर रही है और किस तरीके से राजनीतिक लाभ अर्जित करने का जो प्रयास कर रही है, इसको देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं आरक्षण का समर्थन किया है, महिलाओं के अधिकारों के लिए बात की है,
केंद्र की जब कांग्रेस की सरकार थी या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ योजनाओं का नाम परिवर्तित करने का काम किया है और उन नाम परिवर्तित करके उन योजनाओं का श्रेय लेने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ थी, महिलाओं के अधिकारों के साथ थी, महिलाओं के आरक्षण के साथ थी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। जी बिल्कुल, ठीक है। ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लास्ट फाइनल कमेंट आपकी ओर से। समझ ही नहीं आ रही है कि अगर आप महिला आरक्षण के पक्ष में हैं तो फिर उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को कैसे मिल सकता है? अगर भाई ये तो, और अगर बीजेपी अगर महिला आरक्षण के बारे में सोच रही है, नारी के सशक्तिकरण के बारे में सोच रही है, तो निश्चित रूप से महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी, क्योंकि जो उनके बारे में सोच रहा है, जो उनको सशक्त बनाना चाहता है, जो उनको प्लेटफॉर्म देना चाहता है, जो उनके लिए बिल लेकर के आ रहा है, तो निश्चित रूप से महिलाएं उनको सपोर्ट करेंगी। तो ये तो मुझे लगता है राजनीतिक चमकाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें तो सीधे तौर पर ये बात है कि जो काम कर रहा है, जो प्रतिबद्धता दिखा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी प्रतिबद्धता दिखाए कि हाँ, हम नारी शक्ति वंदन बिल का समर्थन करते हैं और हम जो है इसके 33% महिलाओं के साथ आगामी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हम लड़ना चाहते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि उनको लाभ क्यों नहीं मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। ये तो सदाम जी, मेरा एक सवाल है मेरे मन में, मैं इसको क्लोज करना चाहती थी, लेकिन सवाल आ गया मेरे मन में, मैं सोच रही हूँ पूछ लूं मैं आपसे। सदाम जी, देखिए, आप इस चीज को बेहतर समझ रहे हैं कि अगर ये लागू हो जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा हर किसी को मिलेगा, सभी पार्टियों को मिलेगा, जो देश की दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस, मिलेगा। जाहिर तौर से बात है कि समान रूप से मिलेगा। अब जो ये अधिनियम आया है, इसमें बीजेपी ने कहीं ये तो नहीं लिख दिया है ना, ये तो आपको भी पता है कि कहीं ये तो नहीं लिखा है इसमें कि जो 33% जो आरक्षण वो सिर्फ महिलाओं को लागू होगा, लेकिन बीजेपी वाली महिलाओं को लागू होगा। ऐसा तो कुछ इन्होंने जिक्र किया नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है इस पे? आप खुले तौर पे आप इसका समर्थन कांग्रेस कर सकती है। केसी वेणुगोपाल जी सवाल उठा रहे हैं, सोनिया गांधी जी सवाल उठा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों? करने में फर्क है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री की जो प्रबल दावेदार थी, उनको साइड में करके भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, वसुंधरा जी को इन्होंने सबसे पहले मौका दिया, वो देखिए, वो आप यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि वो आप सही जगह पे वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए कितनी बात करते हैं, महिलाओं को कितना ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये राजस्थान इसका जो मुख्य उदाहरण है कि वसुंधरा जी को इन्होंने साइड करके किस तरीके से भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क है, ये करते कुछ और है, कहते कुछ और है। ज्योति जी, जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने सीधा घेर दिया कि एक और तो आप बिल ला रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपने वसुंधरा जी को हटा दिया कुर्सी से और किसी और को कुर्सी दे दी। निर्मला सीतारमण जी पिछले लगातार वित्त मंत्रालय संभाल रही है और स्ट्रांगली संभाल रही है। और आज वसुंधरा जी वाला जो सवाल था उस पर आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने नाम लेकर के, सदाम जी ने बाकायदा नाम लेके आप पे हमला किया है बीजेपी पर कि भजनलाल जी को कुर्सी दे दी गई और वसुंधरा जी को, एक महिला को, कुर्सी से हटा दिया गया। राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय भी तो बीजेपी को ही जाता है। बीजेपी ने ही तो महिला मुख्यमंत्री राजस्थान में दी है, और किसने दी है? कांग्रेस ने तो नहीं दी है, बीजेपी ने तो दी है। तो जब महिला मुख्यमंत्री उन्होंने ही दी है, तो फिर उन पे प्रश्न चिन्ह कैसे लगाया जा सकता है? कांग्रेस ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री दी है, कांग्रेस पार्टी ने ही देश की पहली महिला राष्ट्रपति दी है, कांग्रेस पार्टी ने ही देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष दी है। ये बात भी ज्योति जी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे आएंगे, इसका ये मतलब तो नहीं कि किसी को एक बार बना दिया तो कंटिन्यूअस वही चलेंगी लगातार। और उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे रखा है, वो पार्टी के लिए लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही है, पार्टी को स्ट्रांग बनाने का काम कर रही है, पार्टी की वरिष्ठ नेता है, उनके सम्मान में कहीं देखिए, मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सदाम जी, आपने बखूबी पक्ष रखा कांग्रेस का, हर बार की तरह इस बार भी। भारद्वाज जी, बहुत शुक्रिया आपका राजनीतिक एंगल रखने के लिए, और ज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। फिलहाल तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट